किसी बस के पीछे नम्रता और उसकी माँ कंचन पैदल भागते चले जा रहे थे। उनके पीछे पीछे आदित्य और उसका बाप विक्रम राठौर भागता हुआ चला जा रहा था। रुक जा डायन, मेरा सब कुछ लूट कर कहाँ भाग रही है? अरे रुक जा, एक बार तू मेरे हाथ लग गई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पापा आप क्यों भाग रहे हैं? इस उम्र में नम्रता के साथ आपका भी चक्कर चल रहा था क्या? मेरा भी मतलब कहना क्या चाहता है तू? क्या बताऊं पापा, इस नम्रता ने पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया था कि मैं उसके झांसे में आ गया। क्या तू मेरी भोली भाली बहू को धोखा दे रहा था? लेकिन आप बताइए, आप क्यों भाग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, नम्रता की माँ कंचन ने मुझ पर भी पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चलाया कि मैं उसके प्रेम जाल में फंसता चला गया और अपना सब कुछ लुटा दिया इस पर। देखो दोनों भाग रही हैं, जल्दी पकड़ो दोनों को। क्या इसका मतलब आप मेरी भोली भाली माँ को धोखा दे रहे थे? नम्रता जल्दी से बस में चढ़ जा। अरे रुक जा ड्राइवर। क्या आदित्य और उसका बाप नम्रता और कंचन को पकड़ पाएंगे? आखिर ऐसा हुआ क्या कि दोनों बाप बेटे दोनों माँ बेटी के पीछे भाग रहे थे? ये सारा रहस्य जानने के लिए कहानी को शुरुआत से जानना होगा। आज से 2 साल पहले इलाहाबाद के गांव में राधिका अपने पिता के साथ अकेले रहती थी। पिता को अकेलापन महसूस होता था, इसलिए उसने कंचन नाम की औरत से शादी कर ली। उसकी भी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम था नम्रता। नम्रता और उसकी माँ बहुत गोरी थी, वहीं राधिका थोड़ी सांवली थी। फिर एक रोज, माँ इस राधिका की काली शक्ल सुबह सुबह देख लेती हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है, इसे इस घर से भगाती क्यों नहीं? पिछले 6 महीने से तेरे बाप से कह रही हूँ कि राधिका की शादी कर दो, लेकिन वो है कि मेरे सुनते ही नहीं। तभी वहां पर कंचन का पति राजेश आ गया। सुन लिया है मैंने सब कुछ, तुमने जो रिश्ता बनाया था वहाँ पर बात बन गई है। कल ही वो लोग राधिका को देखने आ रहे हैं। अगले ही दिन लड़के वाले राधिका को देखने आए। राधिका बहुत ही सीधी सादी संस्कारी लड़की थी। देखिए, पहले हम इतने गरीब नहीं थे, लेकिन कुछ सालों पहले हमारी कंपनी का दिवाला हो गया और हम सड़क पर आ गए। समझ में नहीं आता कि आप लोग मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता क्यों करना चाहते हैं। अरे बहन जी, कैसी बातें करती हो, हमें तो बस किसी न किसी तरह निपटाना है। निपटाना है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जितना मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ उतना तुम्हें भी मेरी बेटी से प्यार करना चाहिए। भाई साहब फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। राजेश को लड़के वालों का स्वभाव बहुत पसंद आया, इसलिए दोनों की शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही उसकी झोपड़ी में विक्रम राठौर से मिलने एक बहुत बड़ा आदमी आया। मिस्टर विक्रम राठौर, मैंने आपकी कंपनी की कल हिस्ट्री पढ़ी। आपकी कंपनी का तो विदेशों तक नाम था। बीच में क्या हुआ मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपसे बेहतर प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता इस शहर में। ये सुनकर विक्रम राठौर, उसके बेटे आदित्य और उसकी बीवी की खुशी का ठिकाना न रहा। खैर, लिखा पढ़ी करने के बाद उस आदमी ने 20 करोड़ का चेक विक्रम राठौर को दिया और वहां से चला गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बहू के पैर पड़ते ही हमारी तो किस्मत ही चमक उठी। सही कह रही हो भाग्यवान। इसी खुशी में मैं आप लोगों के लिए मीठे मीठे पकवान बनाती हूँ। राधिका ने सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया। अगले दिन से ही दोनों बाप बेटे अपनी कंपनी को बढ़ाने में लग गए और कुछ ही महीनों में एक बार फिर से उनकी कंपनी मार्केट में खड़ी हो गई और वो लोग करोड़ों के बंगले में रहने लगे। फिर एक दिन ये बात राधिका के ससुराल तक पहुंच गई। कंचन और उसकी बेटी नम्रता अगले ही दिन उनके बंगले में पहुंच गए। बंगला देखकर उनके तो हक्के बक्के निकल गए। माँ, ये क्या कर दिया आपने? आपने तो कहा था कि राधिका की शादी गरीब घर में कर देते, पूरी जिंदगी दुखी रहेगी, पर इसकी तो ऐश ही ऐश हो गई इस घर में। मुझे क्या पता था भिखमंगों का परिवार अचानक से इतना अमीर हो जाएगा, लेकिन चिंता मत कर तू, मेरे खुराफाती दिमाग को तू अभी जानती नहीं है। दोनों बंगले को बड़े गौर से घूर रहे थे कि तभी वहां पर राधिका, उसकी सास, आदित्य और विक्रम राठौर सब लोग आ गए। अरे माँ, नम्रता तुम लोग बिना बताए आ गई। पहले बता देती तो मैं अच्छे अच्छे पकवान बना लेती आप लोगों के लिए। अरे तो अब बना दो, अब कौन सा तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग गई है। अरे आइए आइए समधन जी, स्वागत है आपका हमारे घर में। कंचन जी, आपके इस घर में आ जाने से रौनक हो गई। हम दोनों माँ बेटी हैं इतनी गोरी, जहां भी पहुंच जाते चमक हो ही जाती है। आप दोनों सास बहू तो अंधेरा कर देती होंगी जहां भी जाती होंगी। हाँ मजाक कर रही हो। खैर, राधिका ने अपनी माँ और बहन के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, उनका खूब स्वागत सत्कार किया। रात में कंचन और नम्रता, सुन,
ये अमीर लोग बड़े शौकीन मिजाज के होते हैं। हमें किसी तरह इन्हें अपने जाल में फंसाना होगा और मौका मिलते ही लंबा हाथ मार देंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगी? तू बड़ी भोली है। देख, मैं फंसाऊंगी आदित्य के बाप को और तू फंसाना आदित्य को। दोनों की बीवियां काली हैं और हम दोनों चांद की तरह चमकते हैं। 2 मिनट में फंस जाएंगे दोनों के दोनों। अगले ही दिन राधिका को उल्टियां होने लगी। आदित्य ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया तो पता चला कि वो गर्भवती हो चुकी थी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू राधिका, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सबसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ। डॉक्टर साहब, इसी खुशी के मौके पर आज रात मैं पार्टी दूंगा, आप भी आना। जी मैं जरूर आऊंगा। इतना बोलकर डॉक्टर साहब चले गए। सारे लोग खुश सिवाय कंचन और नम्रता के। माँ अभी कुछ दिन रुकना पड़ेगा वरना पासा उल्टा हो जाएगा। रात में खूब जश्न मनाया गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नम्रता अक्सर अब आदित्य के सामने अपने बाल लहराया करती। एक रात उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और घर के पीछे गार्डन में ले आई। नम्रता, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें इतने हिंट देती हूँ, समझ नहीं आता क्या? आदित्य, तुम मुझे बहुत पसंद हो। काश तुम राधिका की जगह मुझे देखने आए होते उस दिन। अब सच कहूँ तो तुम राधिका से लाख गुना अच्छी और खूबसूरत हो। देखो, अंधेरे में भी तुम चांद की तरह चमक रही हो और राधिका तो दिन में भी बिना लाइट जलाए नहीं दिखाई देती। तो ठीक है, कल हम दोनों कहीं बाहर मिलेंगे। उस दिन के बाद से आदित्य ने अपनी बीवी पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और नम्रता के साथ पूरा पूरा दिन बिताने लगा। वहीं एक रोज जब आदित्य के पिता अपनी कार से घर लौट रहे थे तब सुनसान रोड पर कंचन ने हाथ देकर उन्हें रोक लिया। विक्रम राठौड़ ने गाड़ी रोकी और कंचन को गाड़ी में बिठाया। अरे समधन जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? समधन जी कहना बंद कीजिए। मैं जब से आई हूँ हर दिन आपके लिए तैयार होती हूँ, पर आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए आज आपको रास्ते में रोकना पड़ा। ये क्या कह रही हैं आप? इतने भोले मत बनो। मुझे पता है आपकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है। मैं कुछ रंग भरना चाहती हूँ। अरे आपने तो मेरे दिल की बात जान ली। उस औरत का काला चेहरा देख देख कर बोर हो गया हूँ। चलो इसी खुशी में आज क्लब चलते हैं। तो इस तरह दोनों बाप बेटों को उन माँ बेटी ने अपने जाल में फंसा लिया। 9 महीने बाद राधिका ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन पिछले 9 महीने से आप रात रात भर घर नहीं आते। कम से कम अपनी बेटी को एक बार गोद में तो लीजिए। लेकिन बार बार उसके पास नम्रता का फोन आ रहा था। औरत का काम होता है बच्चे पालना, मर्दों का नहीं। मेरे पास बहुत काम है। इतना बोलकर आदित्य चला गया और नम्रता के साथ घूमने लगा। इस बारे में राधिका ने अपनी सास को बताया। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। दोनों बाप बेटे हम पर ध्यान ही नहीं देते, यहाँ तक कि रात रात भर घर तक नहीं आते। एक रोज विक्रम और आदित्य ऑफिस में किसी से मीटिंग कर रहे थे। बाहर से कंचन और नम्रता सब सुन और देख रही थी। मिस्टर विक्रम एंड आदित्य, इस बार मैं आपको कैश दे रहा हूँ। इस बैग में पूरे 10 करोड़ रुपए हैं। बैंक की रसीद भी इसमें पड़ी है। थैंक यू मिस्टर खन्ना, आप हर बार इतना बड़ा ऑर्डर हमें दे देते हैं। आप माल भी सबसे बेहतरीन बनाते हैं। मैं चलता हूँ। इतना बोलकर खन्ना साहब चले गए। पापा, अब मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। ये अच्छा मौका है। एक साथ 10 करोड़ हाथ लग गए ना तो हमारी पूरी जिंदगी ऐश से कटेगी। आदित्य तो गया, मैं विक्रम को फोन करके बिजी रखती हूँ। तब तक तू जल्दी से बैग उठाकर बाहर ले आना। ओके माँ। कंचन ने आदित्य के बाप को फोन किया। डार्लिंग, जरा अपनी कंपनी के पीछे आओ ना। ओके, बस अभी आया। विक्रम तुरंत वहां से चला गया। इस बात का फायदा उठाकर नम्रता अंदर गई और पैसों से भरा बैग उठाकर भागने लगी। तभी वहां आदित्य आ गया, पर नम्रता बाहर निकल गई और कंचन के साथ मिलकर भागने लगी। ओए रुक जा, कहाँ भाग रही है नम्रता? अरे करोड़ों का ऑर्डर है वो। तभी विक्रम की नजर भी उन पर गई। वो भी उन दोनों के साथ भागने लगा। इसके बाद क्या हुआ आप सबको पता ही है। तभी आदित्य भागकर बस के आगे आ गया, जिससे बस रुक गई। आदित्य ने उनसे बैग छीना और उन्हें बाहर ले आया। तो तुम लोगों का यही धंधा है? अभी समधी जी को बोलकर सब बताता हूँ और पुलिस को भी फोन करता हूँ। पुलिस को मत बताइए, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन समधी जी को तो जरूर बताऊंगा, वरना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद दोनों बाप बेटे घर गए और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। आदित्य ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया। राधिका, माँ, मुझे माफ कर देना। आज के बाद बस तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं भी माफी मांगना चाहता हूँ। इस उम्र में मुझे बहकना नहीं चाहिए था। चलो, कम से कम एक सबक तो मिला। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। कॉलेज कैफेटेरिया में तीनों बहनें नताशा, तान्या और पूनम अपने बॉयफ्रेंड्स
राहुल, एंडी और आर्यन के साथ बैठी थी। वो तीनों अपने अमीर होने की शेखी बघार रही थी। पापा ने हमारे लिए नई कार बुक करवाई है, ब्रांड न्यू मर्सिडीज। वाह, तुम लोग कितनी लग्जरी लाइफ जीती हो। ऑफ कोर्स बेबी, हम हमेशा बेस्ट चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस वीकेंड गोवा ट्रिप का क्या प्लान है? वही जो हम सब ने प्लान किया था, गोवा चलेंगे और एंजॉय करेंगे। मैं तो गोवा ट्रिप के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तीनों बहनें अपने घमंड में चूर एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। नताशा घमंड भरे अंदाज में कहती है, तो फिर गोवा के सबसे अच्छे 5 स्टार होटल के रूम बुक करवा लेते हैं। गोवा को पता लगना चाहिए कि नताशा, तान्या और पूनम तीनों बहनें गोवा आ रही हैं। तीनों हंसने लगती हैं। इधर उन तीनों बहनों का पिता कैलाश अपने ऑफिस में बैठा हिसाब किताब देख रहा होता है। टेबल पर उधारी के कागज बिखरे हुए थे, माथे पर पसीना था। तभी फोन बजता है। कैलाश बाबू, बहुत दिन हो गए। अरे अब तो कर्ज लौटाने का वक्त आ गया है। अब बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। समय? अरे बिजनेस में भावनाओं के लिए जगह नहीं होती। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। केशव फोन काट देता है। कैलाश बेचैनी में सिर पकड़कर बैठ जाता है। अगले दिन रात के समय कैलाश अपनी पत्नी अनुराधा के साथ बैठा चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसकी बेटियां पार्टी से लौटते हुए हंसते हुए अंदर आती हैं। माँ, आज बहुत मजा आया, पार्टी लाजवाब थी। और मॉल में जो शॉपिंग की वो देखी, ब्रांडेड ड्रेसेस। हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है ना। कैलाश और अनुराधा अपनी बेटियों को उदास नजरों से देखते हैं। बेटियों को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस कुछ बिजनेस की टेंशन है। बेटा, सच जानना चाहोगी तो तुम्हारी हंसी हमेशा के लिए चली जाएगी। तीनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं, उलझन में पड़ जाती हैं। अगली शाम दरवाजे की घंटी बजती है। कैलाश दरवाजा खोलता है। सामने काला बुढ़ा केशव घिनौनी मुस्कान के साथ खड़ा था। कैसा है मेरा प्यारा कर्जदार? कैलाश कुछ नहीं कहता, सिर झुका लेता है। केशव अंदर आता है और सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। कैलाश, तुम्हारे पास मेरे पैसे लौटाने के लिए कुछ इंतजाम है? नहीं। मुझे पहले से पता था, इसलिए मैं तुम्हें एक आसान रास्ता दिखाने आया हूँ। कैसा रास्ता? कैसा रास्ता? तभी वहां नताशा, तान्या और पूनम आ जाती हैं। केशव एक पल रुककर तीनों बहनों की ओर देखता है। अगर अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी तीनों बेटियों की शादी मुझसे करा दो। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। लड़कियां अवाक रह जाती हैं। ये बकवास है, हम कोई सामान नहीं कि हमें बेचा जाए। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा कैलाश, ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। अगर मुझसे शादी नहीं कराई तो मैं तुम्हारा घर नीलाम कर दूंगा। कैलाश और अनुराधा बेबस होकर नजरें झुका लेते हैं। तीनों बहनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे समझ जाती हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ देर बाद तीनों बहनें अपने कमरे में बैठी रो रही होती हैं। हम सोचते थे कि हम सबसे ऊपर है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमें इस नरक में धकेल दिया गया है। तीनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। कुछ दिन बाद उन तीनों की केशव के साथ शादी हो जाती है। वो तीनों केशव की पत्नी बनकर उसके बंगले में आ जाती हैं। मगर बंगले के अंदर उनकी नजर जैसे ही पेंटिंग्स पर पड़ती है तो वो चौंक जाती हैं। वो राहुल, एंडी और आर्यन की तस्वीरें थी। नहीं, ये हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें यहाँ क्यों हैं? क्योंकि राहुल, एंडी और आर्यन तीनों मेरे लड़के हैं। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम मेरी पत्नियां हो और ये राज मेरे बेटे को नहीं पता चलना चाहिए। शाम को राहुल, एंडी और आर्यन जैसे ही घर आते हैं तो वो देखते हैं घर में 3 नई दुल्हनें हैं जो घूंघट में बैठी हैं। वो चौंक जाते हैं। घर में ये नई दुल्हनें कौन है? डैड, ये सब क्या है? बैठो, तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। तीनों लड़के सोफे पर बैठ जाते हैं, जबकि दुल्हनें नताशा, तान्या और पूनम चुपचाप घूंघट में बैठी थी। अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। ये मेरी पत्नियां हैं। क्या? इतनी बड़ी उम्र में आपने 3 शादी कर ली? डैड, आपको क्या हो गया है? ये घिनौना है। तुम तीनों को मुझसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो किया सोच समझ कर किया। अब जाओ और अपनी सौतेली माओं के पैर छुओ।
राहुल, एंडी और आर्यन धीरे धीरे झुकते हैं और पैर छूकर वो वहां से चले जाते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था कि नताशा, तान्या और पूनम अपने ही बॉयफ्रेंड के पिता की पत्नियां बन चुकी थी, सिवाय उस घर में काम करने वाली नौकरानी कमला के अलावा। एक दिन कमला अपने आप से कहती है, अब बहुत हो गया, ये लड़कियां अंदर ही अंदर घुट रही हैं और इनके बॉयफ्रेंड्स को कुछ पता ही नहीं। अगर ये सच्चाई जान जाए तो शायद कुछ बदल सके। वो चिट्ठी लिखकर तीनों लड़कों के कमरों में चुपचाप रख देती है और बाहर चली जाती है। अगली सुबह तीनों लड़के अपने अपने कमरों में चिट्ठी पाते हैं और पढ़ते हैं। अगर सच जानना चाहते हो तो आधी रात को उस कमरे में जाओ जहां तुम्हारी सौतेली माँ रहती हैं। तीनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि आधी रात को वे उस कमरे में जाकर सच जानेंगे। रात के समय नताशा, तान्या और पूनम अपने कमरे में बैठी रो रही थी। बाहर दरवाजे के पास तीनों छिपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। हमारे साथ जो हुआ उसे सोचकर भी डर लगता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। हमने अपनी अमीरी का घमंड किया और अब देखो, हम अपने ही बॉयफ्रेंड्स की सौतेली माँ बन गई। अब हमें जिंदगी भर ये घूंघट डालकर जीना होगा। बाहर खड़े राहुल, एंडी और आर्यन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे हक्के बक्के रह जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ झलकती है। अचानक राहुल जोर से धक्का मारकर दरवाजा खोल देता है। तो ये है सच्चाई? तुम्हें मेरे पिता के साथ शादी करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो? तीनों बहनें चौंक उठती हैं और रोने लगती हैं। बोलो, क्या सच है? एंडी, हमें जबरदस्ती इस शादी में बांधा गया। हमारे पापा कर्ज में डूबे थे और तुम्हारे पिता ने हमारे पिता को डरा धमका कर हमें अपनी बीवियां बना लिया। मगर हमारी बात का विश्वास करो, शादी से पहले हम नहीं जानते थे कि हम अपने ही बॉयफ्रेंड के पिता के साथ शादी करने जा रहे हैं। ये सच्चाई हमें यहाँ आकर पता चली और तुम्हारे पिता ने हमें सख्ती से मना किया था कि इस बात की भनक किसी भी तरह से उनके बेटों को न लग पाए। मतलब हमारे पापा ने हमारी ही गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा काम किया? एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। राहुल अपनी मुट्ठियां भींचता है और गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है। अब पापा से ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। तीनों अपने पिता केशव के कमरे में घुसते हैं। अपने बेटों का गुस्सा देखकर केशव मुस्कुराता हुआ कहता है, तो तुमने सच जान लिया। मैं तो सोच रहा था कि ये लड़कियां जिंदगी भर घूंघट में रहेंगी और तुम बेवकूफ बने रहोगे। हाँ, हमें सब पता चल गया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी ही गर्लफ्रेंड से शादी करने में आपको शर्म नहीं आई? शर्म? हाँ, अरे बिजनेस और प्लेजर में शर्म नहीं होती बेटा। आप एक बीमार इंसान हैं और तुम तीनों कितने मासूम हो। प्यार, इज्जत, सच्चाई, ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। असली दुनिया में ताकत चलती है और वो मेरे पास है। तभी दरवाजे पर पुलिस आती है। नौकरानी कमला पुलिस के साथ अंदर आती है। अब आपकी ताकत खत्म मालिक। आपने कई औरतों की जिंदगी तबाह की, लेकिन अब आपको सजा मिलेगी। केशव सक्सेना, आपको महिलाओं को परेशान करने, गैर कानूनी बिजनेस और जबरदस्ती शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस केशव को हथकड़ियां लगा देती है। पुलिस केशव को ले जाती है। तीनों बहनें राहत की सांस लेती हैं। फिर कुछ समय बाद तीनों बहनें अपने तीनों बॉयफ्रेंड से धूमधाम से शादी कर लेती हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगती हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें